नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। रजिस्ट्रेशन ओपन, 50% डिस्काउंट ऑन एडमिशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें वेदांता हॉस्पिटल, लक्षरामपुर, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ में मानक के विपरीत पाए गए 302 मदरसों की जांच शासन ने SIT को सौंप दी है। शासन आर्थिक क्षति का भी आकलन कराएगा, जिससे बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार का भी पर्दाफाश होने की उम्मीद है। इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकट सिंह ने बताया कि 2017 में जब मदरसा पोर्टल लॉन्च किया गया तब मदरसा संचालकों को यह निर्देश दिया गया कि वह अपनी मदरसा पोर्टल पर मदरसे की वास्तविक स्थिति के साथ फोटो अपलोड करें, वांछित सूचनाओं के साक्ष्य सहित प्रस्तुति दें। आजमगढ़ में लगभग 700 मदरसों को पोर्टल पर लोड किया गया था। इसके बाद की गई जांच में 302 मदरसे गलत पाए गए। कुछ मानक के विपरीत थे, कुछ मदरसे वास्तव में थे ही नहीं, कुछ ईंट के भट्ठे पर चल रहे थे, कुछ मदरसे भैंस के तबेले में दर्शाए गए थे, कुछ मदरसे एक दुकान में चलते पाए गए और कुछ मदरसे खेत में पिलर खड़े किए गए स्थान पर मिले। तो वहीं कुछ मदरसों ने निर्माणाधीन भवन को मदरसा दर्शाते हुए सरकारी लाभ लिया। इसी तरह के 302 मदरसों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इनमें से ज़्यादातर मदरसों ने सरकारी अनुदान भी प्राप्त किया। जांच में इतनी बड़ी संख्या में पाए गए अवैध मदरसों को शासन ने संज्ञान में लेते हुए SIT जांच का निर्देश दिया है। ये सही है, SIT जांच कर रही है। वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार ने मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए मदरसा पोर्टल लॉन्च किया। मदरसा पोर्टल लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि सभी मदरसों को अपनी सारी सूचनाएं उस पर अपलोड करनी थी। कौन टीचर हैं, कैसी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का क्या, उनके पास कितने कमरे हैं, जमीन क्या है, वो सारी चीजें उन्होंने पोर्टल पे डाली। और उसमें निर्देश था प्रदेश के सारे DMOs को कि वो जाएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद जो सही पाए जाएंगे उनको डिजिटल सिग्नेचर से लॉक करेंगे। तो हम लोगों ने जनपद आजमगढ़ में हमारे यहाँ लगभग 700 के आसपास मदरसों ने अपनी सूचनाएं भरी और 700 मदरसों की सूचना भरने के बाद हमने और हमारे कार्यालय में कार्यरत इंस्पेक्टर मनोज राय ने हम लोगों ने फिजिकली वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद हमने ये पाया कि लगभग 302 मदरसे ऐसे हमको मिले जो बिना मानक के थे और इन्होंने सरकारी अनुदान भी, उसमें से अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने सरकारी अनुदान भी लिया। तो वही हम लोगों ने उस समय उसको मान्यता निरस्त करने का और पोर्टल से डिलीट करने की संस्तुति भेज दी थी शासन को। वो प्रकरण शासन में चल रहा था। अब के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की जांच कराएगा कि कितनी आर्थिक क्षति कारित हुई है और क्या इसके मतलब और कारण रहे हैं, क्यों ऐसी परिस्थिति आई। ये है कुल मिला के। एक चीज हमको बहुत जानकारी कुछ मिली है, तो हमने मदरसों के बारे में जानकारी की, तो ये बहुत से मदरसे ऐसे थे, मानक तो छोड़िए, कहीं भैंस के तबेले में चल रहे हैं, कहीं ईंट के भट्ठों पर चल रहे हैं, कहीं एक कमरे में चल रहे हैं, कहीं वजूद में ही नहीं। इससे क्या ये बिल्कुल ये सारी चीजें हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो अनियमितताएं थी, कमियां थी, वो हम लोग को मिली है यहाँ पे। जैसे कुछ तो ऐसे मिले मदरसे हमको जो कि इंटर कॉलेजेस थे या स्कूल थे। स्कूल में चूंकि 3 टीचर को आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत मानदेय मिलता है, तो वो 3 टीचरों को मानदेय देने के लिए उन्होंने क्या किया कि मदरसे की मान्यता ले ली और मान्यता लेकर के वो 3 टीचरों का यूज अपने स्कूल में कर रहे थे। इनफैक्ट वहां मदरसा नहीं चल रहा था। उसके अलावा कुछ ऐसे थे जो कि एक कमरे में चल रहे हैं। कुछ ऐसा था कि भैंस का तबेला है, वहां जाने पर जब निरीक्षण में हम गए, देखे भैंस का तबेला है और फिर देखा तो बोर्ड वहां लगा हुआ मिला हमको मदरसे का। किसी एक गांव में कोई कटरा है, कटरे में गए, कटरे के शटर उठाया, पूछा उससे मदरसा कहाँ है। एक शटर उठाया, उसमें एक मदरसे का अंदर फ्लेक्स बना हुआ लगा मिला, दूसरा उठाया, उसमें दूसरा मिला। तो इस तरीके की डिफरेंट टाइप ऑफ जो एनोमैलीज थी हम लोगों को मिली, जिसमें कि हम लोगों ने सभी का संज्ञान लेते हुए सभी जितने भी इस प्रकार के मदरसे थे उन सबको हमने चिन्हित किया और चिन्हित करके हमने सारी रिपोर्ट रजिस्ट्रार मदरसा को भेज दी कि वो उसको पोर्टल से डिलीट करें और मान्यता निलंबित करें। तो उसी प्रकरण पे इस समय SIT तो ऐसे प्रकरण भी मुझे देखने को मिले हैं, जैसे कुछ डिग्री कॉलेज हैं, उन कॉलेजेस में 2 मदरसे खोले गए। हाँ, ये भी उन्होंने किया है कि जो कॉलेज है उसके अंदर 2 कमरे को उन्होंने एक पोर्शन को कर दिया और उस पर मदरसे का बोर्ड लगा दिया। लेकिन नॉर्मली जो नियम है, मदरसे के नाम से या तो मदरसे के नाम से जमीन हो या मदरसे के नाम से रजिस्टर्ड किरायानामा हो, उन सारे नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया गया था, इसलिए सारी कार्रवाई हम लोगों ने की है। तो SIT की जो टीम जांच करेगी वो 3 मदरसों की, ये इन्हीं 302 मदरसों की कि ये 302 मदरसे जो मान्यता दी गई या जिनके
जिनको कितना पेमेंट किया गया, क्या आर्थिक क्षति कारित हुई है राजकोष की, वो सारे उनके बिंदु हैं जांच के, वो तो उनको जांच करनी है। जिले की पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी कि इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वह पुलिस पार्टी पर फायर करने लगे। इस दौरान एक बदमाश बाइक लेकर भागने में सफल रहा, जबकि 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक 25,000 का इनामी बताया गया है। पुलिस ने इनके पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के बिलेरियागंज थाने की पुलिस अपराध नियंत्रण एवं वांछित इनामी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए सिराहा हाईवे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो उक्त बदमाशों द्वारा मोटरसाइकिल मोड़कर पीछे भागने के प्रयास में गाड़ी अनियंत्रित होकर रोड पर ही गिर गई। मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा अपने को पुलिस से घिरा देख पुलिस पर फायरिंग भी की गई। पुलिस द्वारा घेरकर 2 बदमाशों को पकड़ लिया गया, जबकि बाइक सवार एक बदमाश बाइक लेकर भागने में सफल रहा। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों में एक बदमाश अमलेश गौतम 25,000 का इनामी है, जबकि दूसरा बदमाश विशाल गौतम है। दोनों बदमाश दीदारगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसपी ने बताया कि यह शातिर बदमाश एटीएम कार्ड को क्लोनिंग कर पैसा निकालने का काम करते हैं। इन लोगों के द्वारा निजामाबाद स्थित यूनियन बैंक के एटीएम से 21,000 रुपए निकाला गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन दोनों बदमाशों के ऊपर जनपद के विभिन्न थानों में लगभग 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। इनमें 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं और ये शातिर एटीएम फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो महिलाओं को, वृद्ध व्यक्तियों को, गरीब लोगों को एटीएम के अंदर जाते हैं, उनका एटीएम या तो बदल लेते या एटीएम क्लोन कर लेते थे और फिर उसके माध्यम से ही उनका सारा पैसा पार कर देते। लोग इधर उधर घूमते रहते, साहब हमारे एटीएम में से पैसा कहाँ गया। अभी एक दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हुआ था और पकड़ा गया था पुलिस मुठभेड़ में। उसके दूसरा साथी जो अमलेश था वो भाग गया था। वो ये जो 2 पकड़े गए लोग हैं, इनमें एक अमलेश है और एक दूसरा उसका सहअभियुक्त है। ये शातिर अपराधी हैं और एक डिस्ट्रिक्ट गैंग है, उसका मेंबर भी है। इसमें इनके ऊपर लगभग 1 दर्जन के लगभग मुकदमे हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा और बहुत ही शातिर अपराधी हैं और इनके जेल जाने से निश्चित रूप से जो एटीएम की जो घटनाएं हो रही हैं, जो एटीएम में जो फ्रॉड करने वालों की घटनाएं हो रही हैं, उन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इनके पास से तमंचा बरामद हुआ है और कारतूस बरामद हुआ है। सर, ये कैसे घटना को अंजाम देते थे और क्लोन करने के जो डिवाइस होते हैं उसको ये लोग कहाँ से अरेंज कराते थे? क्या ऑनलाइन कराते थे? देखिए, ये जो डिवाइस है उसके अंदर एक डिवाइस आती है और वो उसमें जहाँ एटीएम लगता है वहाँ फिट कर देते हैं और जब वो अपना कार्ड डालता है तो वो क्लोन हो जाता है। ये डिवाइस को निकाल के उसका जो है नया एटीएम कार्ड क्लोनिंग करके बना लेते थे। ये डिवाइस के बारे में इन्होंने बताया कि कहाँ से ये कराते थे, उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी उसे पकड़ा जाएगा। क्या इनका कोई गिरोह है सर? देखिए, ये D71 गैंग है डिस्ट्रिक्ट का, उसका ये मेंबर है और शातिर अभियुक्त है। सर, इनामी भी है क्या? हाँ, इस पर 25,000 रुपये का इनाम है। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीबीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। जी हाँ, महानगरों में वुडन और एल्युमिनियम की जगह घरों, मकानों, ऑफिसों व अन्य स्थानों पर लग रहे यूपीबीसी विंडो और डोर्स अब आपके जनपद में भी उपलब्ध हो सकेंगे। बुधवार को नरौली से बवाली मोड़ बंधे की तरफ जाने वाले मार्ग पर खुले नवीन प्रतिष्ठान विंडरोज INC आपको यह सौगात प्रदान करेगा। बुधवार को प्रतिष्ठान का उद्घाटन प्रख्यात ज्योतिषविद व विद्वान प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मैंग के हाथों संपन्न हुआ। सवितर दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्न आशुभा ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं तत्त्वं पोषण पावृण सत्य धर्माय दृष्टये ओम गंगणपतये नमः। इस अवसर पर प्रोफेसर मैंग ने प्रतिष्ठान के उत्तरोत्तर प्रगति की कामना के साथ कहा कि यह प्रतिष्ठान नगर को अत्याधुनिक बनाने का कार्य संपन्न करेगा। आजमगढ़ साधनों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, किंतु पंकज जी ने महानगरों में जो अनुभव किया, जहां काम किया उन्होंने और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ करके इनके मन के भीतर एक शिव संकल्प जगा था कि यह व्यवस्था हम स्वतंत्र रूप से आजमगढ़ में ही लागू करेंगे और इस निमित्त इन्होंने जो शीशे की खिड़कियां या दरवाजे हैं जो अन्य महानगरों में
तो बहुत प्रशस्त रूप से प्रचलित हैं, किंतु आजमगढ़ में यह कार्य अतीव आकर्षण का केंद्र बने और यहीं से जो प्रतिवेशी जनपद हैं उन जनपदों में भी ये सामानों की आपूर्ति कर सकें। इस अवसर पर मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और कल्याण की कामना करता हूं इनके लिए, इनके परिवार के लिए। प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यूपीवीसी विंडोज व डोर दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचाते हैं। हाई सिक्योरिटी, साउंड, फायर और वाटरप्रूफ के साथ एनर्जी सेविंग का भी काम करते हैं। आकर्षक डिजाइन वाले यूपीवीसी विंडोज व डोर वन टाइम इन्वेस्टमेंट हैं। इसके अलावा वो वॉल इंटीरियर के 3D 5D वॉलपेपर भी उपलब्ध कराएंगे। हम लोगों का ऑफिस ग्रेटर नोएडा में प्लांट है जहाँ पे हम लोग यूपीवीसी डोर विंडोज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, बेसिकली फैब्रिकेशन करते हैं। तो आज किसी का उद्घाटन था, आज हमारा आजमगढ़ शोरूम का उद्घाटन था जिसमें हम लोग यूपीवीसी डोर विंडोज़, वॉलपेपर, स्ट्रक्चर ग्लेजिंग और एसीपी वाली ग्लेजिंग, ये सारे काम शुरू करने की योजना है। यहाँ पे धीरे धीरे शहर में यूपीवीसी डोर्स विंडोज़ की डिमांड बढ़ रही है। कई जगह हमने यहाँ पे काम किया तो अब एक ऑफिस की ज़रूरत महसूस हुई तो यहाँ पे एक शोरूम। देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा था एल्युमिनियम डोर्स एंड विंडोज़ का, हमारे भी घर में विद्यालय एक हमारे पास है, वहाँ पे भी एक यूपीवीसी अपने घर में बोल रहे थे लगाने के लिए, लेकिन घर वाले जो यहाँ पे ट्रेंड चल रहा था एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम यूपीवीसी एल्युमिनियम विंडोज़ में गए, जिसमें डीमेरिट क्या है कि मैं एक दिन उस कमरे में सोने गया जिस कमरे में लगा हुआ है, तो जो टेम्परेचर कमरे के बाहर का है वही टेम्परेचर कमरे के अंदर का था, मतलब ठंड ज़्यादा लग रही थी। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि ग्रिल लगा लेते हैं, ग्रिल में कब्जे निकाल देते हैं जिसमें एल्युमिनियम का पल्ला ले जाके लोग लगा देते हैं। तो ग्रिल और एल्युमिनियम का जो पल्ला होता है वो आपस में ग्रिप पूरा सीलिंग नहीं हो पाती है। हमारे सिस्टम के साथ क्या है, ये अपने ही चौखट के साथ लगेंगे तो इसमें प्रॉपर सीलिंग हो जाती है। बाहर मतलब कोल्ड और हीट ट्रांसफ़र नहीं होती कमरे की। अगर कमरे को हम हीट कर रहे हैं तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी बाहर, कोल्ड कमरे को कूलिंग कर रहे हैं तो कूल ट्रांसफ़र नहीं होगा बाहर। तो जाहिर सी बात है कि यूपीवीसी लगाने के बेनिफिट्स हैं, इसमें दीमक नहीं लगता और सर्दी गलती नहीं है, सर्दी गर्मी में फैलेगी सिकुड़ेगी नहीं, देखने में भी अच्छे हैं। और वॉलपेपर क्या है? वॉलपेपर हम लोगों के पास 3D वॉलपेपर हैं, नॉर्मल वॉलपेपर हैं, बेसिक टाइप के भी वॉलपेपर हैं, तरह तरह के डिज़ाइन हैं जो कि। आजमगढ़ में एआरटीओ कार्यालय में उप परिवहन आयुक्त मुखराम चौरसिया के अचानक पहुंचने पर हड़कंप मच गया। यहां मिली कमियों को दूर करने का निर्देश दिया, वहीं आरटीओ विभाग से दलालों को दूर रखने का भी निर्देश दिया गया। कहा कि कोई भी दिक्कत होने पर आम लोग स्वयं मौजूद अधिकारियों से सलाह लें। उप परिवहन आयुक्त ने बताया कि आजमगढ़ मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने के लिए वे जनपद आए थे। वहीं आजमगढ़ में एआरटीओ विभाग की कमियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इसके पूर्व इस विभाग में दलालों के प्रकोप पर कहा कि जो भी आवेदक लोग हैं वो अपने मोबाइल से आवेदन भर सकते हैं और फिर सीधे अधिकारियों से मिल सकते हैं। उन्होंने चेकिंग और मीटिंग को छोड़कर अधिकारियों को 10 बजे से 5 बजे तक कार्यालय में रहने का निर्देश दिया। यहाँ पर जो है आजमगढ़ संभाग में संभागीय परिवहन का प्राधिकरण की मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में 4 बजे बैठक हो रही है। उसी बैठक में सम्मिलित होने आए सदस्य के रूप में मैं प्रतिभाग करने के लिए आया हुआ हूँ। सर आज का बहुत काफी रहता है, क्या कहते हैं इसका दलालों का यहाँ बड़ा बुलाबान होता है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी को, जनता को सारी सुविधाएं ऑनलाइन दे दी गई है। हर आदमी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मीडिया के पर्सन होने के नाते प्रचार करिए कि वो घर से अपने मोबाइल से या अपने इंटरनेट से जो भी है फॉर्म भर करके आए और आरटीओ से सीधे उनके काउंटर पर जाके मिले, उनसे काम कराए। और यदि कोई उनको छीना झपटी करता है या किसी तरह से प्रताड़ित करता है तो उसके लिए बहुत सारी कार्रवाइयां पड़ी है। आरटीओ को ही बताए कि हमको फला आदमी रोक रहा है, हमको फला आदमी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। हाँ, और यदि कार्यालय का भी कोई कर्मचारी उनको तंग करता है तो आरटीओ बैठे हैं। अभी मैंने इन लोगों का दिया कि अपना मोबाइल नंबर प्रिंट करा दीजिए और जगह जगह बोर्ड लगवा दीजिए कि आप सीधे, जनता से अनुरोध है कि काउंटर पर जाए। काउंटर का भी मैंने इन लोगों को कहा कि आप काउंटर वाइज कौन सा काम होता है बोर्ड लगा दीजिए
वहाँ जाए और काम कराए, और किसी को कोई असुविधा होती है, कोई व्यक्ति उनको प्रताड़ित करता है तो वो उसकी कंप्लेंट नोट जो है ARTO को दे और ARTO उस पर संज्ञान लेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जैसे अधिकारियों के बैठने का समय क्या है? समय निर्धारित नहीं है यहाँ पे लोग आने का समय? 10 से 5 सभी के लिए टाइम है। यहाँ पे जो है कि अधिकारी समय जब बैठते नहीं है तो यहाँ प्राइवेट लोगों द्वारा कार्य कराया जाता है। 10 से 5 का टाइम है। अधिकारी के पास जैसे मान लीजिए कभी रोड सेफ्टी का कार्यक्रम है, कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग है, ठीक है, या कभी रूट का सर्वे करना है, तो उस क्रम में हो सकता है जाएंगे, या मुख्यालय को उनको बैठक में बुला ली गई। इसके अलावा तो उनसे 10 से 5 का टाइम निर्धारित है। जो प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा जो यहाँ कार्य कराया जाता है उसके लिए क्या निर्देश दिया गया है? प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा जो है ARTO का है, कोई प्राइवेट व्यक्ति मैं अभी काउंटर पर घूम के देखा, सब बाबू जहाँ 14 नंबर पर एक जयराज नामक व्यक्ति जो है उनसे ही पूरा काम कराया जाता है, चाहे लड़ने की व्यवस्था हो या फिर जो है कि फाइनल की व्यवस्था की जाए फाइल को लेकर के, तो वो उन्हीं के द्वारा सबमिट कराई जाती है। जो भी लेन देन होता है उन्हीं के माध्यम से कराया जाता है। ये जानकारी आपको इसके लिए क्या करना है? चलिए, आपने संज्ञान में लाया तो मैं इसकी जो है छानबीन करवा ले। सर आज आजमगढ़ आए हैं सर, पहली बार आए हैं, तो क्या कराएंगे क्या? देखिए, मैं चूंकि बेसिकली RTA की बैठक में आया हुआ, 4 बजे बैठक है, मैं सुबह आ गया, 1 घंटा मैं यहाँ इसलिए आया कि जरा देखूं यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई कैसी है, कार्यालय की स्थिति क्या है, लाइसेंस में वो इंस्टॉल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बायोमेट्रिक की क्या स्थिति है, और उसमें जो मुझे कमी लगी मैंने RTO को उसको जो है ठीक करने के लिए निर्देशित। क्या करना पाएंगे? जो भी हमें समझ में आया, बहुत जो भी दिक्कतें महसूस हुई मैंने नोट करा दिया, और इन्होंने वादा किया कि मैं इसको महीने भर में दूर कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको महीने भर में कुछ सुधार देखेंगे। आजमगढ़ में प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय के लिए 1.5 वर्ष पूर्व चिन्हित मोहब्बतपुर की जमीन के स्थान पर विश्वविद्यालय के लिए अन्यत्र जगहों पर भूमि तलाश की जाने की पुष्ट सूचना के बाद से विश्वविद्यालय अभियान आक्रोशित है। अपनी 5 वर्षों की मेहनत संघर्ष पर पानी फिरता देख एक बार फिर विश्वविद्यालय अभियान ने संघर्ष का रुख अख्तियार कर लिया है। बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर अभियान ने संघर्ष का शंखनाद किया। मोहब्बतपुर की चिन्हित जमीन पर ही विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग को लेकर मुखर हुए अभियान ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रशासन पर षड्यंत्र का आरोप लगाया। अभियान का कहना था कि अन्यत्र जमीन की नई तलाश जन आकांक्षाओं की अवहेलना और लोकवित्त का दुरुपयोग है। हम लोग आज सभी लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि यहाँ से जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि विश्वविद्यालय यहाँ से अतरौलिया या कोटिला की तरफ भेजा जा रहा है, जबकि मोहब्बतपुर गांव, दौलतपुर गांव की ज़मीन का DPR करके शासन को भेजा जा चुका है। अब जिलाधिकारी महोदय और शासन, विशेष तौर से सरकार, अब यह कह रही है कि लो लैंड है। अब तक 1.5 साल से 325 किसानों को, लगभग 325 किसानों को मुआवजा भी दिया जा चुका है। 20 से 25 करोड़ मुआवजा किसान पा चुके हैं। वहाँ के गांव के प्रधान जी भी आए हैं और संयोजक जी हमारे लगे हुए हैं, हमारे शिक्षक संघ के महामंत्री हैं, सब लोग आंदोलित हैं इसलिए मात्र कि 1.5 साल तक इनको समझ में नहीं आया कि लो लैंड है। हम लोग स्वयं स्थल निरीक्षण किए हैं, हमारे संयोजक महोदय साथ में थे, हम लोग स्थल निरीक्षण किए। स्थल निरीक्षण एक्सपर्ट द्वारा कराया गया और वहाँ पर जाने के बाद एक चीज़ तो स्पष्ट है कि वहाँ पर 20 एकड़ ज़मीन काफ़ी टीला है। हाँ, ये सही है कि 2-3 करोड़ की मिट्टी वहाँ लगेगी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन 2-3 करोड़ की मिट्टी के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट समाप्त कर दिया जाए। और मऊ और आजमगढ़ के मध्य में पड़ रहा है मोहब्बतपुर, जहाँ आप विश्वविद्यालय बनवा रहे हैं, मऊ और आजमगढ़ के मध्य में पड़ रहा है। जो बलिया बॉर्डर से बेटियाँ चलेंगी, बलिया बॉर्डर से लोग चलेंगे, यहाँ आ करके जब यहाँ आएंगे तो आसानी से उनको साधन मिलेगा और वह सुरक्षित रहेंगी। यहाँ प्रोफेसर्स जो रहेंगे उनको आवास शहर में मिलेगा, उनको रहने की सुविधा मिलेगी। यानी प्रोफेसर्स हो, कर्मचारी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सबको यहाँ पर सुखद लग रहा है। सिर्फ हमारे शासन, जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो सूचना शासन प्रशासन को दी गई, 1.5 साल तक इनसे मैं बेहतर नहीं कह सकता, किसी की मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन NP सिंह जैसा DM, जिसको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि काफ़ी विवेकशील और विद्वान DM थे, जिन्होंने उन्हीं के प्रयास से वह ज़मीन चयनित की गई और उन्होंने यही कहा कि मऊ वाले लोगों के लिए भी आसानी होगी। एक कल्पना करिए
मऊ से लोग चलेंगे बलिया बॉर्डर से 150 किलोमीटर जाएंगे अतरौलिया, उससे बेहतर है कि ये चले जाएं पूर्वांचल विश्वविद्यालय ही। मऊ के लोग हमसे आपसे ज़्यादा पीड़ित हैं। हम लोग तो पीड़ित इसलिए हैं कि इतना परिश्रम के बाद यह विश्वविद्यालय मिला, और जब विश्वविद्यालय मिला तो एक खुशी और हुई कि मुख्यमंत्री जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो और खुशी मिली। हम लोग सोचते थे कि अब 1.5 साल हो गया, आज शिलान्यास होगा, कल शिलान्यास होगा, नहीं हुआ। अब तो हम लोगों का आंदोलन जो चल रहा है ये तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक कि मुख्यमंत्री महोदय आकर के मोहब्बतपुर की जमीन पर ईंट नहीं। मैं इतना स्वीकार करता हूं कि कुछ एरिया लो लैंड है, उसको लेकर के 1.5 साल के बाद अगर प्रशासन का दिमाग खुल रहा है, शासन का दिमाग खुल रहा है, तो मेरी समझ से ऐसी पढ़ाई, ऐसा ज्ञान किस काम का। 1.5 साल तक उस गांव के लोग कौड़ी के भाव जमीन दिए, उस गांव के लोगों को ये खुशी थी। हम लोगों को तो भाई खुशी थी ही, क्योंकि हम लोग प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर लोगों को यह खुशी थी कि विश्वविद्यालय नज़दीक रहेगा। मऊ के लोग, विशेष तौर से मऊ के लोग इतने पीड़ित हैं, वो कह रहे हैं हमें अतरौलिया जाने से बेहतर है कि हम बलिया शिफ्ट कर जाएंगे। यानी विश्वविद्यालय को यहाँ से हटवाने का पूरा एकदम षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र में क्षमा करेंगे जिलाधिकारी महोदय, पूरी तरह शामिल है। अगर जिलाधिकारी महोदय इस पर नहीं चेतेंगे तो हम लोग सड़क से संसद तक। ये हम लोग जनवरी 2015 से ये अभियान शुरू किए कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय बने। लंबी मांग थी आजमगढ़ को। लगभग 5 साल आंदोलन चलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आजमगढ़ को विश्वविद्यालय की सौगात दी थी, और अगस्त 2019 के साथ ही ज़मीन की तलाश शुरू हुई। बड़ी मुश्किल से एक ज़मीन मिली। कहीं पर भी आजमगढ़ ज़िले में 38 एकड़ की ज़मीन उपलब्ध नहीं है सरकारी। मोहब्बतपुर में मिली। उसके अलावा लगभग 327 काश्तकारों की ज़मीन एक्वायर की गई और मुआवजे के रूप में लगभग 25 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। 1.5 साल के बाद अचानक ये घोषणा होती है कि वो लो लैंड है और हम कहीं और ज़मीन की तलाश करना चाहते हैं। या उसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया, और प्रस्ताव भी कहाँ का भेजा गया, मकराहा गांव, जो कि नेवरी बॉर्डर, अंबेडकर नगर की बॉर्डर पर स्थित है, और यह कहा गया कि वहाँ विश्वविद्यालय जा रहा है। हम लोग हतप्रभ रह गए। पूरा जिला सन्नाटे में छा गया कि आखिर यह काम क्यों किया जा रहा है। हम लोग ने तलाश किया, हम लोग की टीम वहाँ पर गई, एक्सपर्ट की टीम गई। हम लोग ने ये देखा कि वहाँ पर लो लैंड के नाम पर केवल करीब, मैं समझता हूँ कि 50 मीटर का एक खेत थोड़ा सा लो है, जहाँ से पानी गुजर करके शाहगढ़ की तरफ से नदी में जाता है। उस पर मिट्टी पाटने के लिए जो एस्टिमेट बना के पिलोडिन भेजा, वो उसमें करीब 50 करोड़ जो है मिट्टी पाटने के नाम पर था। शासन से इनकी ठनी इसी बात पर है, ये चाह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपया मिट्टी पाटने के लिए मिले। शासन की 4 बार टीम आई और उसने 29 करोड़ रुपया अलॉट किया है। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि मिट्टी पाटने का खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये बहाना बना के अन्य जगह वो जा रहे हैं। प्रश्न ये उठ रहा है कि 1.5 साल पहले ज़मीन एक्वायर की गई, तब आपको नहीं लगा कि लो लैंड है। मुआवजा आपने दिया, करीब 30 करोड़ रुपया, 25 से 30 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया। इतवार को तहसील खोल करके किसानों को बैठा करके रात में उनको मुआवजा दिया गया, उनकी ज़मीन को शासन के नाम किया गया। तब भी आपको नहीं मालूम चला कि लो लैंड है। जिलाधिकारी महोदय यही थे। उसके बाद जब 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आते हैं और वो कहते हैं विश्वविद्यालय में क्या हुआ मामले में, तो ये कहते हैं कि वो तो सर लो लैंड है। और डीएम मुख्यमंत्री जी उसमें थोड़ा आक्रोशित हुए, उनका लो लैंड क्यों ले लिया, तो इन्होंने कहा पिछले जिलाधिकारी ने लिया था और हम नई दूसरी ज़मीन देखने जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि आखिर दूसरी ज़मीन जब आप लेंगे तो कहीं पर भी 38 एकड़ आपको ज़मीन नहीं मिलेगी पूरे ज़िले में। शिवाकांत द्विवेदी जी डीएम थे, हम लोग ने बड़ी मेहनत करके ज़मीन की एक सूची तैयार की थी, लेकिन कहीं पर भी यह ज़मीन उपलब्ध नहीं थी। मैं पूछता हूं कि आखिर कहीं ज़मीन लेंगे तो उसमें कितना करोड़ का मुआवजा आप देंगे, तब ज़मीन विश्वविद्यालय के नाम आएगी। अब जबकि पहली किस्त शासन ने 132 करोड़ रुपये की भेज दी है, 50 करोड़ पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आया है उसके द्वारा, तो यहाँ एक प्रश्न, एक संदेह, एक दुराग्रह, सरकारी धन का दुरुपयोग, जन आकांक्षाओं की अवहेलना के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रीम प्रोजेक्ट को खटाई में डालने की एक साजिश की बू आ रही है। इस पर राजनीतिक साजिश की बू आ रही है, इसमें प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। मांग क्या है? मांग ये है कि जैसा आजमगढ़ से लेकर मऊ तक के सभी छात्र छात्राओं, सभी महाविद्यालयों के लोग चाहते हैं कि दोनों के मध्य में एक विश्वविद्यालय बने, और बड़ी सुंदर ज़मीन मिली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शासन के द्वारा 4 बार टीम आ चुकी, उसने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए यह सर्वथा उपयुक्त ज़मीन है। हम लोग की मांग शासन प्रशासन से यह है
कि शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर शिलान्यास कराया जाए और तेजी से विश्वविद्यालय निर्माण का काम को आगे। आजमगढ़ में दो पत्नियों के झगड़े में कलयुगी बेटे ने अपनी मां की जान ले ली। घटना शहर कोतवाली के बाज बहादुर इलाके की है। एसपी ने बताया कि झगड़े के दौरान ही आरोपित ने अपनी मां को उठाकर पटक दिया था, जिससे उनके प्राण निकल गए। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी सोनू विश्वकर्मा की शादी इस सुमन से 17 वर्ष पूर्व हुई थी। 3 बच्चे भी हैं, लेकिन आरोपी ने पहली पत्नी के होने के बाद भी साली से पहले संबंध बना लिया और फिर बतौर पति उसके साथ दूसरे किराए के मकान में रहने लगा था। वहीं उसकी असली पत्नी अपने बच्चों के साथ पैतृक मकान में रह रही थी, जो उसे पति को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहली पत्नी बराबर हर्जाने के लिए कोर्ट जाने की चेतावनी भी देती थी। इससे आक्रोशित सोनू आए दिन शराब पीकर घर आकर अपनी मां, पहली पत्नी व छोटे भाई को धमकी देता था। घटना के दिन भी वह अपनी दूसरी पत्नी व दो दोस्तों के साथ आया और झगड़ा शुरू कर दिया। अपने भाई से दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट भी किया। फिर पहली पत्नी को मारने दौड़ाया। इसी में मां बचाने को बीच में आई तो उन्हें उठाकर फेंक दिया। गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां मां की मौत हो गई। देखिए, सोनू विश्वकर्मा है, कोतवाली थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और इसने अपनी बीवी के रहते हुए अपनी सगी साली से शादी कर ली थी। इसके पहली बीवी से 3 बच्चे भी हैं और इसके जो माँ बाप हैं वही इसकी पहली वाइफ को और उनके बच्चों को पाल रहे हैं। किसी बात को लेकर इसकी अपनी माँ से झगड़ा हुआ और इसने अपनी माँ को पटक दिया। जो इसकी माँ व्रत थी उन्हें पटक दिया और उस पटकने से उनके माँ के प्राण निकल गए। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। नाराजगी इसी बात को लेकर? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से नाराजगी इसी बात को लेकर रही होगी, क्योंकि वो मानवता के नाते जो इसकी पहली बीवी थी और उसके बच्चे थे उन्हें पाल परोस रहे थे वृद्ध होने के बावजूद भी। ये उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसी बात को लेकर किसी बात पर कहा सुनी हुई और उसने अपनी माँ को लेकर पटक दिया। दूसरी शादी कर लिए थे मेरी छोटी बहन से। फिर उसके बाद क्या किए कि हम रोज आ करके लड़ाई झगड़ा करते थे मेरे घर में। रोज गाली देते थे, मारने के लिए मुझे दौड़ते थे। मेरी सास मुझे बार बार बचाने के लिए आती थी, कहते थे तुम मेरे सास को उतना गाली देते थे, कहते थे कि तुम यहाँ हट जाओ, मैं इसको मार दूंगा, मुझको यहीं पे रहना। हम कहे नहीं, यहाँ पे तुम क्यों रहोगे, तुम शादी के तुम कहीं और रहो जाकर, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो। फिर खर्चे के लिए हम दावा किए उसके ऊपर। फिर आया उस दिन लड़ाई झगड़ा किया, गाली दिया, कह रहा था 1 रुपया नहीं तुमको दूंगा, तुमको जो करना है कर लो, जो करना है कर लो तुम। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन रात को हुआ था कि वो आए थे, गाली दे रहे थे। फिर उसके बाद हम निकले, हम कहे हम दावा किए हैं, मेरे 18 तारीख मेरी तारीख है, तुम वहाँ चलना, मैं चलूँगी, अदालत फैसला करेगी तुम खर्चा दोगे या नहीं दोगे। फिर उसके बाद कहा तुमको नहीं दूंगा, मैं तुम लोग को मार दूंगा, पूरे जड़ से ख़त्म कर दूंगा। पहले मेरी सास आई मुझे बचाने के, मुझे दौड़े मारने के लिए। फिर मेरे देवर आए, उसको रखेल को लेकर आए थे। फिर उसके बाद क्या किए, उसको वहाँ से उसको 2 आदमी को लेकर आए, गुल्लेज गुड्डू दोनों थे, उन सबों को तो लेवा कर आए थे। फिर उसके बाद वो क्या किए, मेरे देवर को ये दौड़ा मारने के लिए। मेरी सास वहाँ पहुँची, कहीं मेरे लड़के को मत मारो, फिर मेरे परिवार का खर्चा यही चला रहा। बस वो उठा मेरा आदमी क्या किया, उसको मेरे सास को उठाकर नीचे फेंक दिया। फिर हम आदर्श को पकड़ लिए, वो मारने लगा, दोनों पकड़ के मारने लगे उसको। क्या ड्रिंक वगैरह किया था? जी ये हुए थे? वो डेली पीता था। क्या करते थे? केबल का काम करता है। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी। क्या साल हो गया? 17 साल हो गया। कितने बच्चे हैं आपको? 3। ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये 7 साल से। नहीं, जैसे कि जो किसी को जो पसंद करता था वो आप बताइए, हमारी बहन थी, सगी बहन थी जी हैं? जी, उसको भगा के लाया था। सगी बहन को? जी। आपको कब मालूम हुआ? मुझे कब मालूम हुआ, 2-3 महीने के बाद मालूम हुआ। एक तरफ दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ आजमगढ़ के अधिवक्ता ग्रामीण न्यायालय के विरोध में आंदोलनरत हैं, तो वहीं दूसरी ओर
तहसील बार एसोसिएशन लालगंज के अधिवक्ता ग्रामीण न्यायालय को खुलवाने के लिए पिछले 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार के दिन तहसील बार का एक प्रतिनिधिमंडल एडीएम प्रशासन से मिला और अविलंब लालगंज में ग्रामीण न्यायालय स्थापित करने की मांग किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के लिए हम 1989 से संघर्ष कर रहे हैं और अब जबकि शासन की मंशा है तो जल्द से जल्द ग्रामीण न्यायालय की स्थापना की जाए। अधिवक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण न्यायालय की स्थापना से ग्रामीणों को कम खर्च में न्याय मिलेगा और भागदौड़ भी कम करनी होगी। लालगंज तहसील में सन 1989 से वहाँ के बार एसोसिएशन के तरफ से ये आंदोलन चल रहा है कि लालगंज में मुंसफ न्यायालय की स्थापना की जाए और उसमें शासन का आर्डर भी हो गया ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के लिए। ग्रामीण न्यायालय की स्थापना हेतु लालगंज तहसील अंतर्गत थोड़ी दूर पर मेहरो कला में ज़मीन भी अलाट हो गई, खतौनी में दर्ज हो गई और टेम्परेरी तौर से वहाँ पर न्यायालय जाना है और परमानेंट के लिए शासन के यहाँ प्रस्ताव चला गया है और उस सिलसिले में एक वहाँ टिकड़गाड़ में पंचायत भवन का भी प्रस्तावित हुआ है, जहाँ की जो कमेटी है यहाँ की उस कमेटी ने भी पास भी कर दिया है। अभी हम लोग इस सिलसिले में हमारे लालगंज बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भाई राम सेवक यादव एडवोकेट, हमारे हरि यादव मंत्री, यहाँ के अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया ग्रामीण न्यायालय का। देखिए ये लड़ाई हमारी कोई अधिवक्ताओं से नहीं है, अपना विचार लोग दे सकते हैं, लेकिन लालगंज में वो शासन का आदेश है और ये शासन प्रशासन की मंशा है कि न्याय चला निर्धन से मिलने और वो सस्ता न्याय दिलाने के लिए ग्रामीण न्यायालय तहसील स्तर पे आवश्यक है, ये सरकार की मंशा है। उसमें तो हम लोग लगातार इधर ग्रामीण न्यायालय से इतना बड़ा फ़ायदा होगा कि जो लालगंज में लगातार इधर आंदोलन चल रहा है वो ये कि गाज़ीपुर के बॉर्डर पे वहाँ बहलोलपुर जियापुर एक गाँव है जो यहाँ तक आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर आने में कम से कम 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर आना पड़ेगा और लालगंज में मुंसफ न्यायालय हो जाएगी, ग्रामीण न्यायालय हो जाएगी तो वो साइकिल से चले आएंगे, दूरी कम हो जाएगी, उनके अखराजात कम हो जाएंगे। उसी तरीके से जौनपुर के बॉर्डर पे रमनिया गांव है, वो जौनपुर के बॉर्डर पे लगता है, वो साइकिल से पैरवी कर लेंगे लालगंज तहसील में। तो न्याय सस्ता लोगों को मिले इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वहाँ ग्रामीण न्यायालय की स्थापना हो और इस पर हम लोगों का बार एसोसिएशन लालगंज की तरफ से संघर्ष समिति बनी है और बाकायदा उसमें हम लोग आंदोलनरत हैं। जब तक ग्रामीण न्यायालय की स्थापना नहीं होगी तब तक लालगंज में बराबर संघर्ष जारी रहेगा। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज आईएनसी बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज।
2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।